बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हस्बे तवक्को नज़ीर चौहान ने सरेंडर कर दिया है और ये सरेंडर उनके अकेले का सरेंडर नहीं है बल्कि पूरे जहांगीर तरीन ग्रुप का सरेंडर है। और ये हालात का मंतकी तगाज़ा यही बनता था कि वो सरेंडर कर जाएं, क्योंकि उन्हें किसी तरफ से दाद रसी की या हमायत की यकीन दहानी नहीं हो सकी जिसकी उन्हें तवक्को थी, और वो तवक्को गलत थी। नज़ीर चौहान का किस्सा मुख्तसर ये है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर शहजाद अकबर के बारे में कहा था कि वो कादियानी है, और रब्वा में जो कादियानी कोई एलीट ग्रुप है, मैंगो पार्टी ग्रुप, उसका रुकन है। तो उसके बाद शहजाद अकबर ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। उन पर 3-4 केसेस हो गए। एक में ज़मानत हुई तो अगले FIA ने दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया, और फिर उनकी जायदादों और प्रॉपर्टीज़ का भी हिसाब किताब होने लगा, और जेल में उन पर तशद्दुद भी किया गया। और ये तशद्दुद खासा शदीद था, इतना ज़्यादा कि नज़ीर चौहान साहब खड़े होने के काबिल नहीं रहे। जिसके बाद ये जो जहांगीर तरीन ने इस दौरान अपने राब्ते बहाल करने की कोशिश की, और जिन पे उन्हें तकिया था उन पत्तों को आवाज़ दी, लेकिन वो उन पत्तों ने कोई जवाब नहीं दिया, और मस्बत जवाब न आने की वजह से जहांगीर तरीन ग्रुप को अंदाजे से ज़्यादा मायूसी हुई। और इसके बाद उन्होंने नज़ीर चौहान साहब को मशवरा दिया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तुम माफ़ी मांग लो। चुनांचे नज़ीर चौहान ने माफ़ी मांग ली, और एक वीडियो पैगाम में जो उन्होंने हस्पताल से जारी किया ये था कि शहजाद अकबर ने अपने मुसलमान होने का इकरार किया है, और वो कहते हैं कि मैं ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता हूँ और मुझे उनकी इस यकीन दहानी पर एतबार है। चुनांचे मैं अपना इल्ज़ाम वापस लेता हूँ, और उनकी दिल आज़ारी जो हुई है तो उस पर मैं माज़रत चाहता हूँ। ये दिलचस्प बयान था, क्योंकि अभी तक अखबारात में या TV पर शहजाद अकबर का ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया जिसका हवाला नज़ीर चौहान साहब ने दिया। तो बात तो समझ में आ गई कि क्या हुआ है। दरअसल जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है। उनके पास एक मौका था जो बजट इजलास में वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये अपना पत्ता इस्तेमाल नहीं किया, इस तवक्को पर कि जिनका हाथ मेरे सर पर है मैं बजट के बाद जब चाहूँगा इस हुकूमत का धड़क तख्ता कर दूँगा। लेकिन हाथ हो गया, और जिनका हाथ इनके सर पर था वो इनके सर पर कम से कम इस मामले में नहीं रहा। चुनांचे जहांगीर तरीन ग्रुप को घुटने टेकने पड़े। अब बज़ाहिर जहांगीर तरीन ग्रुप किसी किरदार को अदा करने के काबिल नहीं, गर्दिश हालात का इंतज़ार करेगा कि कब वो करवट बदलते हैं, और जब हालात ने करवट बदली तो फिर मौका भी आ जाएगा। लेकिन असूल और तजर्बा और मुशाहदा ये है कि एक सुनहरी मौका जो गंवा दे उसे फिर दूसरा सुनहरी मौका किसी मुनासिब वक्त पर ही मिलता है, इतनी जल्दी नहीं मिलता। चुनांचे जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से अब हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं रहा, लेकिन ये बात नहीं कही जा सकती कि इमरान खान इस ग्रुप को अपने इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगा। ये मैं फिर वाज़े कर दूं, और मैं बड़े दावे के साथ ये बात कहता हूं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होगी वो शुगर के हवाले से नहीं होगी, क्योंकि शुगर स्कैंडल में तो इमरान खान खुद सीनियर पार्टनर है। वो इस जुर्म के बारे में तो तफ्तीश का हुक्म दे ही नहीं सकता। चुनांचे चीनी की कीमत आप देख रहे हैं कि सरकारी तौर पर अब जो कीमत मुकर्रर हुई है वो तकरीबन वही है जो बकौल हुकूमत के माफिया ने मुकर्रर की थी। मतलब ये है कि हुकूमत के तयशुदा प्रोग्राम और मनसूबे के मुताबिक चीनी की कीमत बढ़ाई गई, और बढ़ाई जा रही है, और मज़ीद बढ़ाई जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो किसी और हवाले से होगी। मुकदमात बनाने में कोई मुश्किल हुकूमत को कभी आ ही नहीं सकती। वो जितने चाहे जैसे चाहे मुकदमात बना सकती है, और जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में यही इतलात हैं कि मज़ीद मुकदमात खुलेंगे और इनके अरकान को फंसाया जाएगा, और माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो इमरान खान को पता चल चुका है कि अब उनके ख़िलाफ़ अपोजिशन कुछ करने के काबिल नहीं रही। तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो था वो अब ठंडा हो गया है, उसका जो जोश था वो भी ख़त्म हो गया है। और हालात कब बदलेंगे इसकी पेशगोई तजिया नगार करते हैं, लेकिन वो अमूमन गलत निकलती है। असल में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का ताल्लुक ख़ारजी मामलात से बहुत ज़्यादा है, और ख़ारजी मामलात जो हैं वो संगीन किस्म की तब्दीलियों का शिकार होने वाले हैं, और उसके बाद पाकिस्तान में भी तब्दीली की तवक्को की जा सकती है। नाज़रीन, जहांगीर तरीन ग्रुप के ये नज़ीर चौहान के मामले में परवेज़ इलाही साहब जो पंजाब असम्बली के स्पीकर है बहुत ज़्यादा ज़लील और रुसवा हुए, और 3 दिन तक जो धमकाते रहे। इनका ख्याल था कि वो इनकी धमकियों में और तड़ी में
शहजाद अकबर आ जाएंगे, लेकिन शहजाद अकबर ने परवेज़ इलाही को लिफ्ट नहीं कराई। इनके प्रोटेक्शन आर्डर को उसने तिनके के बराबर अहमियत नहीं दी, और क्योंकि शहजाद अकबर के सर पर इमरान खान का हाथ है और इमरान खान के सर पर उनका हाथ है, चुनांचे परवेज़ इलाही साहब जलील हो गए। उनकी जो पोजीशन थी, जो वो समझ रहे थे कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जब इन्होंने मूनस इलाही को वज़ीर बनवाने के लिए जो मिन्नत तरला की थी, उस पर आखिरी मिन्नत तरले के बाद उसको मूनस इलाही को वफाकी वज़ीर बनाने में कामयाब हो गए। तो उसके बाद इनकी हैसियत अब सिफर हो गई है। अब अगर इमरान खान चाहे मूनस इलाही को बरतरफ कर दें, फ़र्ज़ कीजिए, तो परवेज़ इलाही साहब कुछ नहीं कर सकते। और परवेज़ इलाही को ये बात समझ में नहीं आई कि जब कोई आदमी इस तरह की ग़ुलामी इख्तियार करता है जिस तरह के चौधरी ख़ानदानी की है, तो फिर वो हमेशा के लिए ग़ुलाम हो जाता है। वो अंग्रेज़ी लिटरेचर की एक रवायत है कि जो आदमी शैतान के हाथ अपनी रूह बेच डालता है, वो फिर शैतान के पंजे से कभी नहीं निकल सकता, चाहे उसकी जितनी भी ख्वाहिशात की भी तकमील कर ले। तो आपको याद होगा कि शैतान के बारे में इसने क्या कहा था कि मैं ऐसे 10 बार मुंतखब कराऊंगा। तो जब आदमी शैतान के हाथ अपने आप को बेच डालता है, अपनी रूह को बेच डालता है, तो फिर उसके मुक़द्दर में इज़्ज़त नहीं रह जाती, फिर उसकी मुक़द्दर में वही रह जाता है जो कुछ परवेज़ इलाही के साथ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है। तो वो उसका एक कुदरती नतीजा है जो कुछ इन्होंने किया। नाज़रीन, हाथ तो मुस्लिम लीग की नून के साथ भी हुआ है, और वो बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है कि मुस्लिम लीग अगर सियासतदानों की पार्टी है और इन लोगों इसके जो सीनियर अरकान हैं वो बड़े अरसे से सियासत में हैं, और वो एक बात नहीं समझ सके जब उनको ट्रैप किया गया ये कहकर कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ तो कोई तहरीक ना चलाएं। ये हुकूमत इतनी ज़्यादा अवाम में गैर मकबूल हो चुकी है और अवामी नफ़रत का निशाना बन चुकी है। ये मुस्लिम लीग नून को ऊपर के हलकों की तरफ से कहा गया कि ये अवाम की नफ़रत का इतना निशाना बन चुकी है कि अगले इलेक्शन में ऐसे कोई वोट देने वाला नहीं होगा और आपकी पार्टी जीत जाएगी आराम से। तो नाज़रीन, ये बड़ी ही सादा लोही के साथ मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस ट्रैप में आ गई और ये अंदाज़ा ही ना कर सकी कि इलेक्शन तो होने ही नहीं है। जो प्रोग्राम अब चल रहा है वो सिलेक्शन का है, यानी नामजदगियाँ होंगी कि फ़लाँ पार्टी को इतनी सीटें दे दो, फ़लाँ पार्टी को इतनी सीटें दे दो। तो इलेक्शन में अगर वो फ़र्ज़ कीजिए वो ये चाहें कि मुस्लिम लीग नून को 5 या 7 सीटें दे दें, तो मुस्लिम लीग नून क्या कर लेगी? क्योंकि इससे पहले भी हो चुका है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ऐसी सिलेक्शन हुई थी, और ये आपने इमरान खान का वो वीडियो क्लिप कई मरतबा सुना होगा जो उन्होंने उस वक्त दिया था मुशर्रफ के ज़माने में, आखिरी ज़माने में। उसमें इमरान खान ये कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, लेकिन मुशर्रफ के इलेक्शन में इसको 13 सीटें दी गई। तो ये हकीकत है, इमरान खान ने जो बात की ये सबके सामने हुआ था। मुस्लिम लीग नून को 13 या 12 सीटें मिली थी, जबकि वो अवामी अक्सरियत उसके साथ थी, और काफ लीग जिसका किसी गली में किसी मोहल्ले में वोटर नहीं था उसको तकरीबन मेजॉरिटी दिलवा दी गई। तकरीबन से मुराद है कि 50% सीटें उसके पास थी और एक सीट फिर कहीं से इनको पैदा करके दी गई, और उस सीट की बदौलत ये मुस्लिम लीग काफ जो थी उसको मुशर्रफ दौर में हुकूमत मिली। तो नाज़रीन, मुस्लिम लीग इस ट्रैप में आ गई कि अगले इलेक्शन में अवामी नफ़रत का जो धारा है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ चलेगा और आपके हक़ में मुड़ जाएगा, और ये इन्होंने ये मान लिया। और उसके बाद जब आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा वोट वहाँ, अगर इंतखाबात शफ़ाफ हुए होते या जिस तरह इंतखाबात होते हैं उस तरह हुए होते, तो आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की 2/3 अक्सरियत बनती थी, लेकिन उसको कितनी सीटें मिली? 6। और जो दूसरे नंबर की पार्टी थी, तीसरे नंबर की जो पार्टी थी उसको मिली 11। और वो आपने नबील कबूल का बयान तो सुन ही लिया होगा कि हमारे साथ वादा किया गया था कि 16 सीटें दी जाएंगी। तो अब ये मुस्लिम लीग की क़यादत को पता होगा कि उसके साथ अगले इलेक्शन में कितने सीटें देने का वादा किया गया। अवामी सियासत मुस्लिम लीग को करनी चाहिए थी। ज़रूरी नहीं होता कि आप ये तहरीक चलाएं कि हमने अगले महीने या आज या कल या अगले हफ्ते इस हुकूमत का तख्ता उलट देना है। सियासी पार्टियाँ राय आमा को अपने साथ रखती है और मुतहर्रिक रखती हैं, अगरचे वो इंतहा तक नहीं जाती, लेकिन मुस्लिम लीग ने तो अवामी जलसे करते करते अवाम से राब्ता ही तोड़ दिया, और ये उसके लिए एक फिर ख़तरनाक और नुकसानदेह सूरत हाल पैदा हो गई। और नतीजा ये है कि इस्टेबलिशमेंट का तसल्लुत अब मुल्की मामलात पर गहरा है, और कश्मीर आपके सामने उसके साथ जो सौदा किया जा रहा है वो हो रहा है।
दूसरे मामलात पर भी सौदेबाजी होंगी और अपने मफादात को देखा जाएगा। यहाँ मुल्क और रियासत तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, और जो मुल्क और रियासत के जो अवाम हैं वो तो सेकेंडरी के ज़िम्मन में भी नहीं आते, वो तो बहुत कहीं नीचे, एक ना होने की बराबर उनकी अहमियत है। तो अब अगर मुस्लिम लीग वक्त कभी हाथ से निकलता नहीं है, अगर मुस्लिम लीग चाहे अब भी अपोजिशन की सियासत कर सकती है मौसर अंदाज में, और मौसर अंदाज में सियासत करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है। अवामी राब्ता मुहिम के ज़रिए भी मौसर सियासत की जा सकती है। लेकिन अगर आप ये तय कर लें कि हमने हफ्ते में एक ट्वीट करके सियासत करनी है, तो फिर इसका नुकसान भी उठाने के लिए इनको तैयार रहना होगा। नाज़रीन, इन्हीं गुज़ारिशात के साथ ये प्रोग्राम आज का मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।